नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। उत्तर बिहार समेत जिले में हुई मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया जिले में फ्लैश फ्लड। नगर भवन में निगम बोर्ड की बैठक हल्की झड़प के साथ संपन्न। कई एजेंडों पर लगी मोहर। और भिकनपुरा के गोपाल सिंह के 7 दिनों से लापता बेटे नमन मामले पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एसआईटी जांच की मांग की। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार समेत मुजफ्फरपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जिले में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास गोस्वामी। अगले 24 घंटे के भीतर बिहार के 13 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि जिन जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी है उनके जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन विभाग ने चेतावनी भेजी है। मानव संचालन प्रक्रिया के तहत हर तरह से तैयार रहने को आदेश दिया गया है। वहीं 5 जिलों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग पटना के द्वारा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के आसपास एक चक्रवातीय परिसंचलन का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही दक्षिणी भागों में तुलना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा फ्लैश फ्लड की चेतावनी भेजी गई है। जिन जिलों के लिए चेतावनी है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी व भोजपुर शामिल है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी 13 जिलों के डीएम यानी कि जिलाधिकारी को यह निर्देश दिया है कि चेतावनी के आलोक में अपनी प्रक्रिया पूरी करें। आखिर आपको बताते चले कि फ्लैश फ्लड होता क्या है। फ्लैश फ्लड अत्यधिक बारिश की वजह से अचानक आता है। यह काफी कम अवधि के लिए होता है। सामान्य तौर पर फ्लैश फ्लड 6 घंटे का होता है, पर स्थिति इस फ्लैश फ्लड के दौरान काफी भयावह हो जाती है। तब तक के लिए बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ विकास गोस्वामी, मुजफ्फरपुर। नगर भवन में निगम बोर्ड की बैठक हल्की झड़प के साथ संपन्न हुई। कई एजेंडों पर लगी मोहर। मुजफ्फरपुर नगर निगम बोर्ड की बैठक शनिवार को नगर भवन में महापौर निर्मला साहू की अध्यक्षता हल्के हंगामे के साथ संपन्न हुई है। इसमें शहर में नए ओवरब्रिज और सड़कों के निर्माण के अलावा कई अन्य अहम योजनाओं का निर्णय लिया गया। बैठक को लेकर मेयर निर्मला साहू की ओर से 12 प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें रिवर फ्रंट के तहत दादर कुल्हुआ घाट से बीएमपी 6 के पीछे तक एलिवेटेड रोड और जुरन छपड़ा के रोड नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को करवला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से जोड़ने का एजेंडा भी शामिल है। साथ ही रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा के पेट्रोल पंप कलमबाग रोड तक और रामदयालु ओवरब्रिज के बाएं से आम गोला तक फ्लाईओवर के निर्माण पर भी विचार हुआ। हालांकि मेयर के प्रस्ताव पर कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताते हुए हंगामा करने लगे। दरअसल बीते 31 अगस्त को ही बोर्ड की बैठक होनी थी। तत्कालीन नगर आयुक्त का स्थानांतरण होने के कारण बैठक स्थगित कर दी गई थी। मुजफ्फरपुर में हम लोग की निगम बोर्ड की बैठक में जो प्रमुख हम इस पर मेरे द्वारा जो लाया गया एजेंडा है, जो कि सबसे हम लोग के शहर के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, हमारे शहर की पुरानी बनावट के कारण शहर में आए दिन जाम से, अतिक्रमण से, और जो यहाँ पे हम लोग जो दुकानदार, जो रोड किनारे जो दुकानदार, उन लोगों की भी स्थायी व्यवस्था नहीं है। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे लाया गया था, जिसमें कि सबसे पहले तो है रिवर फ्रंट जो है निर्माण दादर कोलुआ घाट से बीएमपी 6 के पीछे तक एलिवेटेड पथ बनाकर, इस पर हम लोग आज विचार था। जो दूसरा है, इससे हम लोग के शहर में जो जाम की समस्या होगी वो भी खत्म होगी। अगर इसको हम लोग, ये नगर निगम इस चीज को नहीं कर सकता है, लेकिन आज हम नगर निगम के द्वारा बिहार सरकार से मैंने नगर आयुक्त महोदय से कहा कि आप बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से इस चीज को डिमांड को रखिए। आने वाले समय में जो हमारे मुजफ्फरपुर वासियों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हमारे शहर का से सौंदर्य भी बढ़ेगा।
जैसे कि जो एलिवेट जो पथ बनाया जाएगा नदी किनारे पर, वहां पर जैसे कि दुकान आप पटना में देख आप लोग हम लोग जैसे कि जानते हैं वहां पर जब भी बनाया गया दीघा पुल, जिससे कि कितना सुंदर वहां का पटना हो गया, वैसा चाहते हम लोग का पटना, हम लोग का मुजफ्फरपुर भी सौंदर्यकरण में आ गया है। तो वैसा ही एलिवेट पथ बना करके जो वहां पर पुल पर जैसे जैसे वहां पर दुकानदार लोग को वहां पर लगाया जाए, जो वहां पर बनाया जाए वहां पर, और वहां पर जो है वहां पर वह शहर का सौंदर्यकरण भी होगा। वहां पर पिकनिक स्पॉट के लिए हम लोग उस पर हम लोग बनेगा, और वहां पर बोटिंग क्लब भी खुलेगा, जो इससे शहर का सौंदर्य बढ़ेगा। और इससे लोग को सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां से जाम की समस्या, अतिक्रमण भी हम लोग के शहर से हटेगा। ये हम लोग की दूरगामी सोच है। अगर इस पर नगर आयुक्त महोदय इस पर विभाग को भेज करके इस प्रकार काम इस पर होगा तो निश्चित इसमें हम लोग का शहर सुंदर बनेगा। और हम लोग, और दूसरा हम लोग का ये रेलवे आरओबी के बाद से सातपुरा से रिलायंस पेट्रोल पंप कलमबाग रोड तक, रामदयालु रेलवे ओवरब्रिज के पास से आमगोला रोड तक फ्लाईओवर के निर्माण पर ये मेरा द्वारा लाया गया एजेंडा है। हम लोग के यहाँ पर जैसे जुरन छपरा 1, 2, 3, 4, 5 को जो करबला से संगम घाट तक मुख्य सड़क से, इस पर हम लोग एजेंडा लाया गया है। जो ये अगर ये चारों, ये जो पांचों जो है 1, 2 रूट जो अगर जुड़ जाता है तो जो मतलब कि पेशेंट लोग जो कि जुरन छपरा में इलाज के लिए आते हैं, जो कि आए दिन में हम लोग सुनते हैं कि कोई जाम में फंस के किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, अगर ये एलिवेट पथ अगर वहां से बन जाता है तो ये भी हम लोग के शहर में जाम की समस्या से बहुत ही बड़े हद तक छुटकारा दिलाएगा। और जो हम लोग का अभी जो है यहाँ पर आवास शाखा द्वारा आवास योजना की प्रगति और नए लाभुकों को भी इसमें चयन, तो मैंने नगर आयुक्त से पूछा कि राशि की उपलब्धता है, तो इसके लिए निगम में कैंप लगा करके जो भी मतलब समस्या हो यहाँ पर उस समस्या को दूर कराया जाए। और भी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रगति, इस पर है विचार। हम लोग की सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी आज नगर भवन में महत्वपूर्ण बोर्ड की बैठक थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन इसके पहले चूंकि हमारे नए नगर आयुक्त महोदय की ये पहली बोर्ड की बैठक थी और वो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, तो पूरे बैठक को सुचारू रूप से संचालित करने की जवाबदेही उनकी है। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उनसे चर्चा की हूँ, महत्वपूर्ण बिंदुओं से उनको अवगत कराई हूँ। जिसमें सबसे पहली बात है कि पिछले 20 महीनों में बोर्ड की बैठक मात्र 8 बार हुई है, और हमारे माननीय वार्ड पार्षदगण को एक यही जरिया होता है निगम बोर्ड की बैठक में ही कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सके, जिसकी वजह से 8 बार बोर्ड की बैठक होने से विकास भी बाधित होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रोसीडिंग की बात है, कि प्रोसीडिंग को सही तरीके से लिखा जाना। जो हमारे माननीय वार्ड पार्षदगण हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को बोर्ड की बैठक में रखते हैं, जिसको सही तरीके से प्रोसीडिंग में लिखा जाना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं उनको अवगत कराई हूँ कि जो वित्तीय मामले हैं, जो स्टैंडिंग से जो वित्तीय मामले पास होते हैं, उसको बोर्ड की बैठक में रखा जाना अत्यंत आवश्यक है, और बोर्ड की बैठक से ही पास कराकर आगे की कार्य योजना उसकी बनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, जैसे रिवर फ्रंट व्यू में दादर कोल्हा से BMP 6 तक एलिवेटेड पथ बनाने पर चर्चा हुई है। जन वितरण प्रणाली और आवास योजना में जो जनता को जो समस्याएं आ रही हैं उस पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही आम्रपाली ऑडिटोरियम जो जर्जर स्थिति में है उसको नए सिरे से बनाने पर, चूंकि हमारे मुजफ्फरपुर में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है, तो उसे नए सिरे से बनाने पर चर्चा की गई है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं ट्रेड लाइसेंस के विलम्ब शुल्क पर। ट्रेड लाइसेंस के जो विलम्ब शुल्क जो लिए जा रहे थे उसको माफ किया गया। इससे व्यवसायियों में बहुत हद तक राहत मिलेगी और लोग ट्रेड लाइसेंस नए सिरे से ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए अग्रसर होंगे। जनता की समस्याओं के संबंध में माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय उप महापौर के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई। उन जो बातों पे और जो आने वाला पर्व त्योहार है उसके लिए जनता की समस्याओं को, और जो जनता को अच्छे से सफाई हो, लाइट की व्यवस्था हो, बहुत सारी चीजें हैं, उन सभी के बारे में बात की गई, उसके अमल की। तो बैठक और जनता के बीच पारदर्शिता को लाने के लिए जो ऑनलाइन की व्यवस्था की मांग की गई है, जो निर्देश है उसके अनुसार करें। सर किन एजेंडों पर मोहर लगी है?
बहुत सारी चीजों पे बातें हुई। अभी तो तुरंत जो इमीडिएट प्रायोरिटी है वो है पर्व त्योहार है, उसमें शहर की जनता है उसको सबसे बढ़िया से फैसिलिटीज मिले। सर कई जगह ऐसा देखा जा रहा है, नाले के ऊपर जो लोहा का स्लैब रखा गया उसको चोरी कर लिया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो स्लैब है उसमें दो चीजों के लिए माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा सुझाव दिया गया है। पहली ये चीज है कि जब सफाई करे तो उस टाइम पे स्लैब की तोड़ना नहीं पड़े, और दूसरा है कि स्लैब वहां पे जमा रहे। ये दोनों चीजों पे जो माननीय वार्ड पार्षदों के द्वारा, माननीय महापौर के द्वारा जो बातें रखी गई उसका अमल किया जाए। कालीवाड़ी रोड में प्रमुख मंदिर है, लेकिन नाला हमेशा जाम रहता है। राजद नेता का डॉक्टर बेटा अपने नर्सिंग होम में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र के सिनेमा हॉल रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची किशोरी के साथ डॉक्टर ने दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर उसकी पिटाई भी कर दी। किशोरी ने किसी तरह हॉस्पिटल से भागकर अपनी इज्जत बचाई। उसने मां और चचेरे भाई के साथ सरैया थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की है। उसकी मां ने आवेदन में डॉक्टर सन्नी और कंपाउंडर पंकज को नामजद किया है। डॉक्टर सन्नी पारू थाना के नीम पट्टी लालू छपरा गांव का रहने वाला है। वो राजद के एक कद्दावर नेता शंकर यादव का पुत्र है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि 14 वर्षीय पुत्री ने गुरुवार को भाई से मोबाइल को लेकर झगड़ा किया था। गुस्से में उसने कीटनाशक खा लिया। वो अपने भतीजा के साथ पुत्री को लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी। डॉक्टर सन्नी और कंपाउंडर पंकज कुमार किशोरी को लेकर तीसरी मंजिल पर एक कमरे में लेकर चले गए। मां और भतीजा को बाहर बैठा दिया। इसी बीच पुत्री चिल्लाने लगी और बाहर भागी। पीछे से डॉक्टर सन्नी निकले। परिजन भी पीछे से नीचे भागे। डॉक्टर ने कंपाउंडर को उन्हें पकड़ने के लिए कहा, लेकिन तीनों किसी तरह भागकर थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि 26 सितंबर को एक लड़की डॉक्टर सन्नी के यहाँ इलाज करवाने गई थी। इसी दौरान डॉक्टर और कंपाउंडर द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। सरैया थाना में पीड़िता के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्रथम दृष्टया मामला सत्य प्रतीत हो रहा है। हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता चिल्लाते हुए भागते नजर आ रही है। कंपाउंडर पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद उनकी डिग्री की भी जांच की जाएगी। आगे का अनुसंधान जारी है। ये दिनांक 26/9/24 की घटना है और इसमें जो लड़की है अपना इलाज कराने गई थी डॉक्टर सन्नी कुमार की, और वहाँ उसके साथ छेड़खानी हुई और बहुत गलत हुआ है। इसलिए हम लोग एफआईआर दर्ज किए हैं 456/24 सरैया थाना कांड संख्या, और सीसीटीवी वगैरह भी हम लोग देखे हैं। सीसीटीवी में उसके चिल्लाते हुए भागने का उसमें कैद है सीसीटीवी में। बाकी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। एक कंपाउंडर, ये इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक डॉक्टर सन्नी कुमार और उनका कंपाउंडर शायद पंकज कुमार नाम है। तो एक कंपाउंडर को तो गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेज दिया है। सन्नी के पिता शंकर राय है, तो वो हम लोग उनकी खोज में भी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे। अब प्रिमा फेसी तो मामला सत्य है। सीसीटीवी में भी चिल्लाते हुए और भागने वाली जो घटना है वो है। डॉक्टर क्या डिग्री पर जांच वगैरह भी की गई? नहीं, इसके सत्यता की भी जांच हम लोग कर रहे हैं। अभी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है। पहला ये हम लोगों का कर्तव्य है कि पहले उनको गिरफ्तार करना, जेल भेजना। ऐसे बाकी सब भी अनुसंधान कर रहे हैं हम लोग। वास्तविक घटना तक, क्या घटना है, इस तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लापता नमन मामले में नया मोड़ आया। परिजनों ने कहा डूबने से नहीं, तंत्र मंत्र के लिए हुआ अपहरण। मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा निवासी ईंट कारोबारी गोपाल कुमार सिंह का इकलौता बेटा नमन 23 सितंबर से मुंगेर में ट्रेसलेस है। नदी के पास ही उसकी थार, जीप और मोबाइल बरामद की गई है। गुरुवार को नमन की मां विघोतका सिंह के बयान पर सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें नमन के दोस्त रांची निवासी
वैभव उर्फ विशाल सिंह और उसके परिजनों पर अगवा करने का आरोप है। एफआईआर में विगोतमा सिंह का कहना है कि विशाल रांची के चुटिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पिता रेलवे में ठेकेदार हैं। वो लोग करोड़पति है। ऐसे में फिरौती को लेकर बेटे को अगवा नहीं किया गया है। नमन के पिता गोपाल सिंह का कहना है कि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में किया गया है। मुझे आशंका ही नहीं, पूरा विश्वास है कि विशाल, उसकी मां वीना देवी, अभिषेक उर्फ मुंशी, वीना देवी की बहन और 3-4 अज्ञात लोगों ने मिलकर बेटे को साजिश के तहत अगवा कर लिया है। नमन के पिता का कहना है कि पूरे घटनाक्रम में बहुत बड़ी साजिश है। विशाल की मां वीना देवी तंत्र मंत्र में काफी रुचि लेती है। उसके घर पर हवन जाप होता रहता है। अघोरी का भी आना जाना रहता है। बेटे के लापता होने के बाद मैं भी पंडित और साधु से मिली। उन्होंने बताया कि आपके बेटे को किसी तंत्र विद्या की सिद्धि के लिए किसी गुफा में कैद कर रखा गया है। वो सब कुछ भूलता जा रहा है। उस पर तरह तरह के प्रहार किए जा रहे हैं। नमन की मां ने बेटे की खोज में मुंगेर में है। मुंगेर में नमन की गाड़ी लबारिश हालत में बरामद होने की स्थिति में वहां ही एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा गया। इसको लेकर थाना पर हंगामा भी हुआ। इसके बाद डीजीपी तक मामला पहुंचा। दोपहर में परिजन एसएसपी राकेश कुमार से भी मिले। तब जाकर सदर थाना में 0 एफआईआर दर्ज कर मुंगेर पुलिस को भेजा गया। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला प्रशासन बताएगा ना क्या है, इंक्वायरी करके। आप लोग को क्या आशंका लग रहा है? हम लोग को लग रहा है उसका किडनैप किए हुए है या हत्या कर दिया है। क्या कारण क्या लग रहा है आपको? ऐसा क्यों? कुछ कारण दोस्त के साथ गया है और अभी तक कोई खबर है नहीं। दोस्त कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं किया आप लोगों को? क्या भाई क्या हुआ? 21 तारीख को सुबह यहाँ से निकला था वो। 22 को उसको लौटना था। 22 को रात में फ़ोन करता है। दोस्त की माँ आंटी रोक ली है। दोस्त के माँ के बारे में आंटी रोक ली है। कल एगो बाबा जी से तुमको मिलवा देंगे, हाथ दिखवा देंगे। इस बाबा से आप लोग परिचित हैं? न, वो बाबा से हम नहीं जानते। तांत्रिक से मिलवाने के लिए रोक जी। अच्छा, नमन कभी इस बाबा जी के बारे में आप लोग से चर्चा की? ना, कभी नहीं गया भी नहीं, कभी गया भी नहीं। क्या आशंका जताई गई? तांत्रिक कुछ कारण वही लग सकता है, परंतु अनुमान क्या अनुमान हम लगाए? साजिश तो है इसमें। इसके बाद कोई बातचीत फिर नहीं? ना। उन लोगों ने कुछ बताया जिनके यहाँ हो गया था? 23 तारीख को 11 बजे नमन से हमको बात हुई तो हम पूछे कहाँ हो? अभी लौटे नहीं हो? तुम तो रात को लौटने वाले थे। तो रुक गए थे, आंटी रोक ली थी। शाम तक आ जाते हैं। शाम में 5 बजे उसके दोस्त के पापा विभूति सिंह का फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे कि नमन गंगा नहाने गया था, वो डूब गया, मिल नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ से गए, 8:30 बजे पहुँचे वहाँ साजी घाट मुंगेर। वहाँ अंधेरा था, सुनसान था, उस समय कुछ हुआ नहीं। कलों के सुबह से वो सारा टीम सब आया, गोताखोर वगैरह, एनडीआरएफ के टीम, ये सब 3 दिन तक पूरा सर्च चलते रहा। वहाँ से सुल्तानगंज तक कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर हम लोग वापस आ गए। फिर यहाँ एफआईआर वगैरह? फिर यहाँ एफआईआर के लिए रात को गए तो उस समय एफआईआर नहीं लिया। फिर कल के एसपी का यहाँ लोग गए तो जाके एफआईआर लिया गया। तो एफआईआर 0 एफआईआर। वहाँ गए हुए हैं आपके परिवार के लोग मुंगेर गए? हाँ, हमारे परिवार के लोग, बहुत लोग तलाश में लगे हुए हैं। अभी कोई ट्रेस नहीं? कोई ट्रेस नहीं। नमन पहले भी मुंगेर जाता था? न, कभी नहीं। बेगूसराय भी नहीं गया कभी। पहली बार गया। कैसा दोस्ती था? मन रिलेशन में दोस्ती था या? ना, रिलेशन में नहीं। वो 2 जात का है, बाप भुइयार, मतारी धोबिन, उससे क्या रिलेशन? स्कूल में परिचय हो गया उससे। दोनों कहाँ के स्कूल में पढ़ते थे? रांची टोरियन वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल में। सदर थाना क्षेत्र में है। एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसके अंतर्गत जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि जो उनका लड़का है वो 21 तारीख को घर से निकला था
और उसके बाद जो अपने दोस्तों के साथ, और उसके बाद वो लौटा नहीं है। उसके बाद इनके परिजनों का कहना है कि उनके जो दोस्त हैं उन्हीं के जो द्वारा है इसके ऊपर जो है हत्या का और या नदी में डुबो के जो इस टाइप का आवेदन उन्होंने दिया है, जिसपे वो अपना प्राथमिकी दर्ज करवाना चाह रहे हैं, जिसपे थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। उस संबंध में जो तथ्य सामने आया वो ये है कि जिस दिन जो लड़का गया उसके ही अगले दिन जो है जो उसके दिन है मुंगेर जिला अंतर्गत सोजी घाट में जो है कुछ लड़के नहाने के लिए निकले थे, जिसमें एक लड़के का परिवार भी था। उसी दरमियान जो है अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यह है कि 2 लड़के जो है नदी में जो है उनका डूबने का जो बात आया, उसके बाद जो है एक लड़का वहां बच गया और दूसरे लड़के का फिर पता नहीं चला। बाद में जो उनके साथ के दोस्त जो थे उनके द्वारा बताया गया कि जो लड़का है वो जो डूबा है वो उनका दोस्त था, जिसका नाम नमन था। और उसी संबंध में जो उनके परिजन है उनका उनके दोस्तों पे ही आरोप लगाया गया। परिजनों का अभी ये कहना है कि जो डूबने की बात है वो गलत है, वो भ्रामक है और ये जो उनके दोस्त हैं उन्होंने उनकी हत्या कर दी है या फिर कहीं उनका बेटा कहीं और भी हो सकता है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जो है यहाँ सदर थाना से कासिम बाजार थाना को जो इन्होंने आवेदन यहाँ पर दिया, क्योंकि घटनास्थल वहाँ का है इसलिए प्राथमिकी कासिम बाजार थाना को जो है दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर जो है अब अग्रिम अनुसंधान जारी कर शुरू हो गया है और यहाँ से भी जो सदर थाना है वहाँ से भी हम लोग एक जो है टीम बना रहे हैं जो कासिम बाजार थाना के साथ संयुक्त रूप से जो है तथ्यों को सामने लाने के लिए जो है काम करेगी। साथ ही जो वहाँ पर जो जिस स्थान पर डूबने की बात है वहाँ पर जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने लगातार 3 दिन तक काफ़ी प्रयास किया, परंतु अभी तक जो है वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई है। और जो अभी जो अग्रिम तथ्य हैं, जो भी परिजनों के जो डाउट्स हैं और जो भी उनका अंदेशा है, उन सभी पॉइंट पे पुलिस पूरी गहनता के साथ और पूरे साइंटिफिक तरीके से जो है अनुसंधान करके, और हमारा प्रयास रहेगा कि जो परिजन हैं उनको जितने भी तथ्य हैं उनसे लगातार अवगत कराते रहें। और इसमें जो है जो भी तथ्य अभी तक आए हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। परिजनों को पहले वहाँ भी जो है मुंगेर जिला में भी आवेदन देने के लिए बोला गया था, परंतु परिजन इस बात पर थे कि हम आवेदन ही देंगे। तो इसके बाद इन्होंने आवेदन यहाँ दिया, जिसको फिर बाद में जो नया कानून उसके प्रावधान के हिसाब से प्राथमिकी को ऑनलाइन ही जो है 0 FIR करके वहाँ पर रजिस्टर कर दिया गया और अनुसंधान जारी हो गया। मुसहरी ब्लॉक पर जमीन सर्वे में हो रही परेशानी के कारण अनशन पर बैठे किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ। बिहार भूमि सर्वेक्षण में अफसरों और कर्मचारियों की मनमानी से किसान परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड में भूमि सर्वेक्षण में हो रही गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों किसान 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। किसानों का आरोप है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है और अधिकारी भी दफ्तर नहीं आते। प्रखंड में अवैध कर्मी और अवैध वसूली से परेशान पूर्व जिला परिषद सदस्य मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में किसानों ने मुशहरी प्रखंड कार्यालय पर 3 दिन से धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहे हैं। शनिवार को एसडीओ पूर्वी अमित कुमार के द्वारा अवैध कर्मियों और अवैध वसूली पर लगाम लगाने के आश्वासन के बाद अनशन पर बैठे लोगों ने धरना प्रदर्शन और अनशन को समाप्त किया। अनशन पर बैठे लोगों को एसडीओ अपने हाथों से जूस पिलाकर अनशन को समाप्त करवाया। समाजवादी नेता लक्ष्मण देव सिंह ने बताया कि एसडीओ पूर्वी की पहल पर आज अनशन समाप्त किया गया है। उन्होंने वादा किया है कि प्रखंड कार्यालय में अवैध कर्मी और अवैध वसूली पर लगाम लगाएंगे। साथ ही उन्होंने भवन निर्माण विभाग को भी आदेशित किया है कि जल्द से जल्द प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के आवास बनाए जाएं, जिससे अधिकारी प्रखंड कार्यालय में मौजूद रहें। साथ ही अब प्रखंड कार्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी भी बनाई जाएगी। इसके बाद हम लोगों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। आज मुजफ्फरपुर के एसडीओ इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने आंदोलन जो चल रहा है उसके विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न समस्याओं को सुना और सुनने के साथ ही उन्होंने इस आंदोलन की गंभीरता को महसूस किया और यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं, अंचल अधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी, उनको आदेश दिया कि जो समस्याएं लंबित हैं
और जिन समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग बैठे हैं उनका तुरंत हल निकाला जाए और उसमें तनिक भी न देर की जाए, न आनाकानी की जाए, न शिथिलता बरती जाए। इसके अलावा प्रखंड से ऊपर जिन समस्याओं का समाधान होना है जिला के स्तर पर, उसके लिए वो जिला अधिकारी से बात करेंगे, समस्याओं के हल का रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। पूरी तरह गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। उसके ऊपर जो होना है, जिन समस्याओं का समाधान जिला के ऊपर होना है, राज्य सरकार के स्तर पर होना है, उन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के सामने वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि इन समस्याओं का समाधान जनहित में बहुत जरूरी है, आवश्यक है और शीघ्र किया जाए, ताकि समाज में जन विश्वास कायम रहे, जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति टूटने न पाए। भिकनपुरा के लापता नमन के परिजनों से मिलने पहुंचे आनंद मोहन ने पूरे मामले की एसआईटी से जांच करने की मांग की। 23 सितंबर से लापता मुजफ्फरपुर के भिकनपुरा निवासी ईंट कारोबारी गोपाल कुमार सिंह के इकलौता बेटा नमन के परिजन काफी परेशान हैं। शनिवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह भिकनपुरा मोहल्ला स्थित गोपाल सिंह के आवास पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद की बात कही। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री से जल्द ही मिलकर इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच की मांग करेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि एफआईआर करने में पुलिस देरी कर रही थी तो सही से जांच कैसे करेगी, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को वो निजी तौर पर देखेंगे और इस संदर्भ में उन्होंने मुंगेर और मुजफ्फरपुर की एसपी से बात भी की है। प्रधान सचिव से अभी बात नहीं हो पाई है, पर जल्द ही उनसे भी इस मामले में बात कर जल्द से जल्द नमन की सकुशल बरामदगी करवाएंगे। देखिए, परिजनों का मानना है कि अगर ये दुर्घटना गंगा में डूबने की जो बात की जा रही है, अगर ये दुर्घटना होती दिन दहाड़े तो निश्चित तौर पर अगल बगल के लोग या पूरा मुंगेर जान जाता कि फला जगह कल या आज कोई घटना घटी है, डूबने से मौत हुई है। मैं भी गया था, मुझे जब बाद में जानकारी मिली, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि कहाँ का बच्चा है, क्या हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जब हमें जानकारी मिली तो मैं 25 को गया था वहाँ घाट पर दोपहर बाद, तो किसी ने ये नहीं बताया कि डूबने से यहाँ कोई घटना घटी। और अगर परिजन को ये आशंका है कि डूबने से मौत नहीं हुई है और अगर डूबने से 2 के आसपास ये घटना घटी तो 5 बजे मुझे क्यों बताया गया, और ये संदेह है, तो इस संदेह का निवारण होना चाहिए। मैंने कहा कि आप लोग मुख्यमंत्री जी के नाम से एक आवेदन दीजिए और मैं मिलूंगा 1 तारीख को निजी कार्य से भी, तो उसमें जरूर कहेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि जब बच्चा मुजफ्फरपुर से गया है तो कई टोल टैक्स पार किए होंगे, वो सीसीटीवी कैमरा में आया होगा। जब वो मुंगेर घाट गया है तो वहाँ भी पुल पर सीसीटीवी कैमरा है, घाट पर है या नहीं मैं नहीं जानता। फिर ये जो आपका मोबाइल का टावर है वो सब कुछ बताएगा ना, इसलिए अगर ये एसटीएफ की जांच टीम गठित होती है। रांची के विभूति सिंह बेगूसराय आते हैं, फिर मुंगेर बच्चे को बुला लेते हैं, तो ऐसे में परिजन आशंका कई तरह की जता रहे हैं। नहीं, इन आशंकाओं का को निर्मूल करना फर्ज बनता है प्रशासन का। इसमें लिपापोती नहीं करके दूध का दूध और पानी का पानी अगर नहीं है वो लोग, तो काहे के लिए जो है सो परेशान होना है। एक जांच हो जाएगी, सीधी बात, क्लियर, सब कुछ क्लियर हो। अब हम तो कहे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके कहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। कुछ बाबा और तांत्रिक की बात आ रही है,
सिद्धि के लिए कैद कर लिया सिद्धि के लिए गुफा में कैद कर लिया गया है। मैं तो देखिए ये बाबा तंत्र मंत्र में मैं सोशलिस्ट लोग हूँ, इन बातों पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला युवा उत्सव का उद्घाटन जिला अधिकारी ने RDS कॉलेज सभागार में किया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में शनिवार को कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा जिला युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे DDC श्रेष्ठ अनुपम, SDU पूर्वी अमित कुमार और महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर अनीता सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयोजन में जिला के 15 वर्ष से 29 वर्ष आयु वर्ग के 150 से ज़्यादा योग्य कलाकारों ने भाग लिया। इन्होंने समूह गायन, समूह लोक नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, हारमोनियम वादन और चित्रकला, हस्तशिल्प, मूर्तिकला और फोटोग्राफी की प्रतियोगिता भी कराई गई। मौके पर DDC श्रेष्ठ अनुपम ने कहा कि RDS कॉलेज में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर कॉलेज प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। निर्णायक मंडली ने उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया है। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे महाविद्यालय में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें डिफरेंट कॉलेज के सभाएं हैं, लेकिन हम अपने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सब विनर्स भी होंगे। इन्होंने कई विधाओं में अपना प्रदर्शन किया है और इनकी कला अद्वितीय है। मैं तो बहुत ज़्यादा भावविभोर हूँ और मैंने देखा है कि सभागार में भी सारे दर्शक लोग बहुत खुश थे उनको देखकर और उत्साहित थे। तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये सब विनर होंगे। सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और मैं कॉलेज प्रशासन का और जिला प्रशासन के सभी लोग जिनकी इसमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहभागिता रही है, उन सभी लोगों को मैं
धन्यवाद देता हूँ, साथ ही शुभकामनाएं भी देता हूँ। बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है, चूँकि बहुत अलग अलग विधाओं में उन्हें अपने कला को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। सर विधा यहाँ पर होगा सर? यहाँ पर इस आयोजन में तरह तरह की विधाएं जैसे नाट्य, संगीत, नृत्य आदि सभी विधाओं का जो है बच्चे जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बेसिस पर जो निर्णायक मंडली है वो उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। मुजफ्फरपुर क्लब में 5 दिवसीय स्वयं सिद्धा उद्योग मेला का भव्य उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में 5 दिवसीय स्वयं सिद्धा उद्योग मेला 2024 का भव्य उद्घाटन आज मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, महापौर श्रीमती निर्मला साहू, MSME के संयुक्त निर्देशक श्री CSS राव, सहायक निर्देशक अतुल मिश्रा, लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद साहू, परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पौदार एवं मेला संयोजक भरत अग्रवाल ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मंच संचालन परिषद महामंत्री श्री सज्जन शर्मा जी ने किया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर सभी आदरणीय अतिथिगणों ने सभी उद्यमियों एवं उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए यह कहा कि इस प्रकार के मेले के आयोजन से नए उद्यमियों एवं कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाओं को काफी बल एवं प्रोत्साहन मिलता है तथा उनके उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में मेला एक प्रमुख माध्यम है। साथ ही मेले के सफल आयोजन हेतु सभी ने शुभकामनाएं दी। आज के कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 5 दिवसीय स्वयं सिद्धा उद्योग मेला 28 सितंबर 2024 से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर 2024 तक मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उत्पादों को लेकर कई प्रदेशों के सूक्ष्म लघु एवं कुटीर उद्योग के उद्यमीगण अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। उक्त मेले में नए उद्यमियों के साथ साथ महिलाओं के आर्थिक विकास हेतु उनके सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग से उत्पादित वस्तुओं, लाह, निर्मित लहठी, मधुबनी पेंटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, सोलर प्लेट, टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक, फूड, अचार, पापड़, मसाला, मशीनरी, सॉफ्ट ड्रिंक, कंप्यूटर, सोना चांदी, बुटीक, डेयरी उत्पाद, ब्यूटी पार्लर, गिफ्ट आइटम, बैग से संबंधित उत्पाद सहित कई बैंकों, स्वास्थ्य सेवा एवं विद्यालय के स्टॉल लगाए गए हैं। इस 5 दिवसीय मेले में राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देंगे तथा प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा कि जो हमारे बेला के उद्यमी हैं वो तो अपने अपने प्रोडक्ट को लेकर के आई हैं। इसके अलावा मधुबनी, पंडौल, दिल्ली, बेगूसराय, यानी विभिन्न जगह से भी लोग अपने अपने उत्पाद को लेकर के इस मेले में आए हैं। इसके अलावा जो हमारी मातृशक्ति है वो भी बहुत ही जोश खरोश के साथ अपने हुनर को दिखाने वाली है। वो तरह तरह का रेडीमेड गारमेंट से लेके पापड़ और अचार से लेकर के और विभिन्न तरह की मिथिला पेंटिंग वगैरह जितनी भी तरह की आकृतियां हैं वो सभी को लेकर के इस स्टॉल की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने आज कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कितने साल से स्टॉल लगाते हैं? ये हम लोगों का ये तीसरा मेला है। वैसे लगभग हम लोग 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये उत्तर बिहार के लिए भी बड़ा गौरव का विषय है कि हम लोगों के पहले किसी भी एसोसिएशन के द्वारा उत्तर बिहार में इस तरीके का आयोजन नहीं किया जाता था। पटने में बहुत तरह आयोजन होता है इस प्रकार का, लेकिन मुजफ्फरपुर में हमारे परिषद ने यह तीसरा और सफल आयोजन करने जा रहा है। यह हमारे परिषद की बहुत बड़ी। मुख्य रूप से किन स्टॉल को प्राथमिकता दी गई है? हम लोगों ने यहाँ पर जैसे मुजफ्फरपुर की लहठी फेमस है तो मुजफ्फरपुर की लहठी भी यहाँ मिलेगी। हमारे मुजफ्फरपुर में जो है आपको जो ये भी मिलेगा कि जो चाक, जो माने जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं उनका भी स्टॉल यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है सो जैसे चाय पत्ती वगैरह का भी बहुत ही अच्छा, जैसे जिनकी इंडस्ट्री किशनगंज वगैरह में है और इनका यहाँ पर जो है सो माल बिकता है, उन लोगों ने भी अपना स्टॉल लगाया है। जो टेक्सटाइल क्लस्टर में जो छोटे छोटे हमारे जो भाई लोग हैं जो तरह तरह के गारमेंट्स को बना रहे हैं वो लोग भी इस बार इस मेले में सम्मिलित हैं, उनके द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है। कब तक मेला रहेगा? ये 28 तारीख आज हम लोगों का मेला प्रारंभ हुआ है और 2 अक्टूबर तक
बापू की जयंती तक यह मेला चलने वाला है। और 2 अक्टूबर को समापन समारोह में माननीय गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहेंगे और भी अन्य लोगों की आने की संभावना है, लेकिन गिरिराज जी की स्वीकृति आ जा चुकी है। ये भारत सरकार का सहयोग से ये आयोजित किया जा रहा है। इस मेला में भाग लेने के लिए ना सिर्फ बिहार का अन्य प्रदेश से या देश का विभिन्न प्रदेशों से भी स्टॉल्स लगाने के लिए उद्यमी लोग आए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य ये है उनको मार्केटिंग में उनको सपोर्ट मिल जाए, उनका अपना उत्पादक अच्छा से अच्छा बिक्री हो जाए और उनका अच्छा सा पब्लिसिटी मिल जाए, ताकि बाकी अन्य शहरों का लोग और यहाँ का लोग उसका फायदा उठाए। नवयुवक समिति सभागार में शहीद आजम भगत सिंह और शहीद भगवान लाल की जयंती समारोह मनाई गई। नागरिक मोर्चा एवं श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में शहीद आजम सरदार भगत सिंह एवं भगवान लाल का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवयुवक समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश कुमार केजरीवाल, समाज सेवी अरुण कुमार शुक्ला और दर्जनों बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों के द्वारा सरदार भगत सिंह और भगवान लाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर देवी लाल ने कहा कि आज ही के दिन भगवान लाल शहीद हुए थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1929 में तिलक मैदान रोड में देश का झंडा फहराया था। आक्रोशित होकर अंग्रेजी हुकूमत ने भगवान लाल को गोली मार दी, जिससे उनकी प्राण पखेरु उड़ गई। तब से उनको हम लोगों ने अमर शहीद का दर्जा दिया और हर वर्ष आज ही के दिन उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन करते हैं। आज नवयुवक समिति ट्रस्ट के द्वारा भगवान लाल जी का आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। इसमें हमारे ट्रस्ट नवयुवक समिति ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री रमेश कुमार केजरीवाल जी, बड़े भाई समाज सेवी अरुण शुक्ला जी, मुन्नी चौधरी जी और दर्जनों बुद्धिजीवियों के द्वारा और पदाधिकारियों के द्वारा विनम्र श्रद्धांजलि भगवान लाल जी को और भगत सिंह जी को दिया गया है। आज के दिन वो शहीद हुए थे भगवान लाल जी और 17 साल के उम्र में 1929 में तिलक मैदान मुजफ्फरपुर उन्होंने झंडा फहराया भारत का और एक अंग्रेजी हुकूमत के यहाँ अंग्रेज उनको गोली मारकर जो है प्राण पखेरु कर दिया। तब से उनको हम लोग अमर शहीद का दर्जा दिए और उनकी मूर्ति इस नवयुवक समिति ट्रस्ट के प्रांगण में स्थापित किया गया, जो हर साल उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उन्हें माल्यार्पण करते हैं और जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है उनको याद करके उनको श्रद्धांजलि देकर तब हम लोग यहाँ कोई कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। हाँ, जय हिंद, जय भारत। गन्नीपुर मोहल्ले में आयोजित भागवत कथा में रुक्मणी विवाह प्रसंग का वर्णन श्रोताओं के लिए किया गया। श्री श्री 1008 अंजनेय महावीर बाबा त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर गन्नीपुर में श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन माता रुक्मणी विवाह के प्रसंग का वर्णन किया गया। कथावाचक आचार्य दिग्विजय नारायण सिंह ने कहा कि भक्त के वश में भगवान हैं। अगर सच्चे दिल से उन्हें याद किया जाए तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा कि धर्म ग्रंथों में भागवत को श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। कथा में जरासंध वध व राजा परीक्षित आदि की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया। मौके पर पवन कुमार सांडिल, प्रधान पुजारी पंडित राजा झा, डॉक्टर रीता कुमारी, मनीष कुमार सिंह, मोहन प्रसाद सिन्हा एवं राणा देवी दयाल आदि थे। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आज 6ठा दिवस है और आज हम सब भगवान के
विवाह लीला का वर्णन किया है। भगवान का रुक्मिणी सहित 108 पटरानियों के साथ विवाह हुआ है, उसकी हम सब चर्चा किए हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलिकाल में अमृत के समान है। और जो कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेते हैं वे भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं। इस कथा का एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए, सब लोग भगवान से प्रेम करें, भगवान के चरणों का आश्रय लें और अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें। मनुष्य का जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति हो, और भगवान की प्राप्ति बिना भक्ति किए संभव नहीं है। इसलिए हम भक्ति की प्रचार करने के लिए, भगवान से प्रेम जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का रसपान करा रहे हैं। और पितृपक्ष में यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पितरों के लिए समर्पित होता है। पितर देव बहुत प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें सुख, शांति और सद्भावना प्राप्त होता है। इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज 6ठे दिन है, कल विश्राम दिवस है। हम सब भगवान की मंगलमय कथा कल विश्राम दिवस के दिन। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।